हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसएच हेल्थ केयर पॉडकास्ट। मैं काजोल और आज हमारे साथ है डॉक्टर निकिता मानधनी बियानी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी एंड डायरेक्टर एट एनएसएच क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नागपुर। और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। मैम, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर मतलब जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। जी। सर्विक्स यानी जो यूट्रस होता है जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, और योनि मतलब वजाइना, जो यूट्रस और वजाइना को जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसी के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, HPV, उसके टाइप्स होते हैं, उनके वजह से कैंसर होता है, जिसके मेन टाइप्स है टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें जो वायरस जो होते हैं HPV-16 और HPV-18, ये मोस्ट कॉमन वायरस होते हैं जो जिनके वजह से ये कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो तुरंत कैंसर हो जाएगा। जो मोस्ट विरुलेंट या जो सबसे खतरनाक वाले जो वायरस होते हैं 16 और 18, वो आपके जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उनको वो बदलते हैं, उनका संक्रमण जो बोलते हैं उनको वो बदलते हैं, और उसके वजह से ये कैंसर होता है। तो मैम, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होना। पीरियड आके चले गए हैं, फिर भी उसके बाद एक 10 दिन 15 दिन बाद पेशेंट को स्पॉटिंग हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है। उसके बाद होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, जिसे हम बोलते हैं संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होना। ये एक सेकंड कॉमन सिम्टम होता है। उसके बाद किसी पेशेंट्स को यही सिम्टम होता है कि बार बार उन्हें सिर्फ वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, जो बहुत रिकरेंट होते रहता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कम नहीं होता है। अच्छा। तो वो एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे फटीग होना, वेट लॉस होना, या किसी मेडिकेशंस को रिएक्ट नहीं करना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट्स में हो सकते हैं। सो मैम, स्क्रीनिंग में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, मतलब अगर स्क्रीन करना हो किसी को? देखिए, ये ऐसा कैंसर है ना जो हम स्क्रीनिंग करके पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन फीमेल्स में बोलिए या पेशेंट्स में जागरूकता नहीं रहने की वजह से वो लोग स्क्रीनिंग को ऑप्ट नहीं करते हैं। वरना इतने इजी और सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हर कहीं पे अवेलेबल होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है VR, जिसे हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है या PHC सेंटर है, वो लोग वहाँ पे एसिटिक एसिड से ही सर्विक्स को विजुअलाइज करते हैं, और अगर उसमें कुछ उन्हें गड़बड़ लगती है तो फिर वो हायर सेंटर पे रिकमेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके अलावा सबसे कॉमनली जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसे पैप्समियर बोलते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इजीली अवेलेबल है। जी जी। हाँ, तो पैप्समियर में बेसिकली होता क्या है, हम लोग सर्विक्स के सेल्स रहते हैं जो हम लोग उसी में स्क्रीन करते हैं कि कैंसर के सेल्स है या नहीं है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है पैप्समियर करने के पहले। जैसे आप 48 आवर्स पहले कांटेक्ट नहीं रखना है, कुछ डोशिंग नहीं करना है, या कुछ प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है वो एरिया में, तो उससे हमारा जो रिजल्ट है वो सेंसिटिव आएगा और अच्छा आएगा। और दूसरी चीज है, पैप्समियर पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो उसकी पेशेंट ने ध्यान रखना है। और पैप्समियर बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, OPD बेसिस पे होता है, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है और उससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो मैम, कोई सर्टेन एज में करना चाहिए, फीमेल्स ने ऑप्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। कुछ? पैप्समियर जो है, जो जनरली हम लोग बोलते हैं 30 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं। जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तो 30 ईयर्स के बाद हर 3 साल में पेशेंट ने करना चाहिए। जैसे मान चलिए एक बार पैप्समियर अगर निगेटिव आता है, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो टाइम के लिए वो निगेटिव है, लेकिन उन्हें बाद में डेवलप हो सकता है। जब कभी उन्हें HPV वायरस का इन्फेक्शन हो गया और चेंजेस आ गए तो उन्हें बाद में भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो हर फीमेल्स को हर 3 साल बाद स्क्रीनिंग करना है। हर 3 साल में अगर निगेटिव आता है तो वो हर 3-3 साल में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जब तक एक अराउंड 50 ईयर्स या 55 ईयर्स तक नहीं पहुंचते हैं। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों को एक सर्टेन एज के बाद आफ्टर एवरी 3 ईयर्स स्क्रीनिंग करनी है, तो जैसे अगर किसी को सिम्टम्स देखने लगे तो उन्होंने ये इंश्योर करना चाहिए कि उन्होंने एक बार स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिन्हें सिम्टम्स है उन्हें तो करना ही है, डेफिनेटली करना है, जी। बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है और हमें
अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा स्क्रीनिंग जिससे से। ट्रीटमेंट में आसानी हाँ, होगी। ट्रीटमेंट में आसानी होगी और जी। रिकवरी भी जल्दी होगी। जी जी। इसके अलावा पैप्समियर के अलावा एक एचपीवी डीएनए टेस्ट भी होता है, जो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, सिंपल सी होती है, जो इजीली अवेलेबल होती है। उस वो भी पेशेंट अगर करवाते हैं, वो तो पैप्समियर से जैसे हर 3 साल में करते हैं, वो हम एवरी 5 years में भी करते हैं। अगर वो एक बार निगेटिव आती है तो आप 5 साल के बाद वापस उसे रिपीट कर सकते हैं। जी। तो उसमें भी हमें सर्वाइकल कैंसर है या प्री कैंसरस कुछ लीजन्स है तो वो पता चल सकते हैं। तो मैम ये सारे टेस्ट एनएसएच क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हाँ। जहाँ पे आप अभी अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पे ये सारी स्क्रीनिंग्स हो जाती है बिल्कुल। या फिर कहीं और सेंटर पे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी टेस्ट है, ये हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ होता है। पैप्समियर जो है वो रूटीन ओपीडी प्रोसीजर है, जो मैंने बताया था, प्रिकॉशंस जी, जी। पेशेंट्स को लेना है, बस उतना ध्यान रखें। और ये टेस्ट कभी भी हो सकती है। तो मैम जब हम कह रहे हैं स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें और किस तरीके से हम उसको डायग्नोस्टिकली समझ सकते हैं कि भाई अब हमारा टेस्ट हो गया है, स्क्रीनिंग हो गई है, तो रिजल्ट्स के हिसाब से? देखिए, स्क्रीनिंग में बेसिकली हम लोग पैप्समियर कर रहे हैं। जी। अगर उसमें रिपोर्ट्स जो आती है, कभी आता है इनकन्क्लूसिव है या रिपीट करने बोलते हैं स्मीयर, तो वो तो रिपीट करके हमें पता चलेगा। उसके अलावा आता है कभी लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, जिसको LSIL बोलते हैं, या कभी कभी HSIL आ सकता है, जिसको हम हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन बोल सकते हैं। जी। तो आप अगर आपका पैप्समियर पॉजिटिव आता है, स्क्रीनिंग पॉजिटिव आता है या रिपोर्ट ऐसा दिखाता है कि पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर ही है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए बहुत सारी मॉडलिटीज है। जैसे सबसे पहला है कॉल्पोस्कोपी, अच्छा। जिसमें हम कैमरा के थ्रू सर्विक्स का एरिया विजुअलाइज करते हैं, और जिसमें हमको ऑब्वियसली अगर कोई सर्वाइकल लीजन दिखता है, कैंसर लीजन दिखता है, तो वो कंफर्म हो पाता है कि सर्वाइकल कैंसर है। उसके बाद होता है दूसरी चीज जो हम कंफर्म कर सकते हैं, बायोप्सी जिसे बोलते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी। उसमें हम एक सर्विक्स का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जो हम ओपीडी बेसिस में भी कर सकते हैं। पेशेंट अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को भूल देके एक वहां से छोटा सा टुकड़ा सैंपल के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसका हिस्टोपैथ करवाते हैं। अच्छा। उसमें डेफिनेटली कैंसर सेल्स है या नहीं हमें पता कर सकते हैं, और उससे आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो ओके। ये चीजें हैं, एक बायोप्सी हो गया, एक ये हो गया। अगर कहीं आप पता चल गया है, बायोप्सी पे रिपोर्ट कंफर्म हो गया कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर है, तो कैंसर कितना है, कहाँ तक फैला है, उसका स्टेजिंग क्या है, जो फिगो स्टेजिंग होता है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, वो पता करने के लिए हम लोग MRI करवा सकते हैं, पेट स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे है। तो उससे हमें पता चलेगा कि कैंसर कहीं और तो नहीं फैला है, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, तो वो हम उससे पता कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सब डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज है, जिससे हमको कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है और पहले स्क्रीनिंग पॉजिटिव आया था, और जी। इससे हमने कंफर्म किया है। तो ये ऑलमोस्ट सभी टेस्ट जिस सेंटर में आप हैं, एनएसएच हॉस्पिटल, वहाँ पे हो जाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे हम सर्वाइकल बायोप्सी कर सकते हैं, जी। कॉल्पोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास MRI का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, पेट स्कैन का भी है और एक्सरे का भी है। तो जी। हम सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग बोलिए या स्टेजिंग बोलिए, ये सब कुछ फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैम सर्वाइकल कैंसर को का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डायग्नोस्टिक में हम लोग ये सब MRI और ये सब चीज़ों से स्टेजिंग पता करते हैं, जी। जो फिगो स्टेजिंग होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसमें स्टेज 1 होता है, स्टेज 1A B C ऐसा होता है। अच्छा। 1A जो है वो हम उसमें जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो है सिर्फ सर्विक्स तक ही लिमिटेड है, और उसका कहीं पे स्प्रेड नहीं हुआ है। तो उसके लिए कुछ ये थेरेपी होती है, जैसे हम लोग कोनाइजेशन बोलते हैं, अच्छा। या LEEP करके रहता है। ये प्रोसीजर्स होती है जिसमें हम जो कैंसर जो है जितना सर्विक्स के एरिया में है, वो या लूप एक्सीजन बोलते हैं, उतना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर्स को निकाल देते हैं। अच्छा, टारगेट एरिया जैसे कहना चाह रहे हाँ, हैं। अच्छा। टारगेट एरिया जो रहता है, जहाँ पे जी जी। जितना सिर्फ सर्विक्स में जो कैंसर के जो एरिया है हम्म। उतना निकाल देते हैं, और उनका जो एक बॉर्डर होता है जो कैंसर फ्री रहता है उतना हम एक्सीजन करते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये ऑपरेशन थिएटर में रूटीन सिंपल से प्रोसीजर्स होते हैं, उससे हो जाता है। अच्छा। उसके बाद होता है जो 1B और 1C है, जिसमें पूरा सर्विक्स इन्वॉल्व है, ना कि हम कुछ सिर्फ लूप बोलिए या कोन के जैसे जो निकाल सकते हैं, वो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम टोटल हिस्टेक्टमी करते हैं, जिसको हम रेडिकल हिस्टेक्टमी बोलते हैं। वरदान हिस्टेक्टमी जैसा रहता है, जिसमें हम यूट्रस, सर्विक्स सब पूरा सब कुछ निकाल लेते हैं, अच्छा। ताकि उसका कहीं स्प्रेड आजू बाजू में बिल्कुल ना हो।
तो ये जो रहता है ये स्टेज 1 का मैनेजमेंट है। उसके बाद जो स्टेज 2 है उनमें भी ए और बी होता है, स्टेज 3 होता है, स्टेज 4 होता है। ये सब जो है ये जैसा जो कैंसर है यूट्रस के बाहर जा चुका है, जैसे अगर वजाइना इन्वॉल्व है या ब्लैडर इन्वॉल्व है, तो मतलब जितना जो स्प्रेड हुआ है उस हिसाब से स्टेज वाइज। हाँ उस अच्छा। हिसाब से उनका स्टेजिंग होता है। मोस्टली जो सर्विक्स और यूट्रस के आजू बाजू में जो ऑर्गन होते हैं, जैसे बाहर योनी यानी वजाइना होता है, बाजू में यूट्रस के बाजू में जो ब्लैडर होता है वो इन्वॉल्व होता है, ज्यादा से ज्यादा नीचे का जो रेक्टम का पार्ट है वो इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये जो सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो स्टेज 2 से लेके स्टेज 4 जो है, जो पूरा मेटास्टेसिस है, मतलब कैंसर सेल्स ऐसा नहीं है कि वो एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो जैसे लंग्स में भी फैल चुके हैं, लीवर में है या कहीं और उनका मेटास्टेसिस हो चुका गया है। है या स्प्रेड हो गए हैं, तो उस चीज में हम लोग ऑपरेटिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप कैंसर सेल्स हर जगह से नहीं निकाल पाओगे, तो उसमें हम लोग एक कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं पहले, मतलब जो बोलते हैं कीमोथेरेपी जो दवाइयाँ होती है, उसके बाद जो रहता है रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम लोग आम भाषा में सिकाई की ट्रीटमेंट बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, कीमोथेरेपी में कुछ कैंसर टॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं, जिससे हम जो सर्वाइकल कैंसर का जो बल्क है या जो मास है उसको हम रिड्यूस करते हैं, ताकि मतलब जो आसपास के ब्लैडर या वजाइना में जो फैल चुका है उसको हम छोटा करते हैं या श्रिंक करते हैं, ट्यूमर साइज को छोटा करते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर आप रेडिएशन दे सकते हैं तो वो असर करेगा, वरना रेडिएशन देंगे और वो अगर ब्लैडर या वजाइना आजू बाजू के ऑर्गन्स में भी अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है। तो अच्छा। वो हमको प्रिवेंट करना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कैंसर का सेल्स कम हो जाती है, छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग रेडिएशन जो काफी लंबे समय तक चलता है, कभी कभी पेशेंट को 4 से 6 साइकिल लग सकते हैं, जो ओवर द 4 to 6 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है। अच्छा। अच्छा। बट ऐसा है, ये जो सब स्टेज 2 से स्टेज 4 जो कैंसर रहता है उनका आप बोलिए प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है। जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो कम हो जाता है, बिकॉज मेटास्टेसिस हो गया है, आजू बाजू के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आगे चल के पेशेंट को कभी लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, या कीमो जो थेरेपी है उसके अपने साइड इफेक्ट्स है, वो पेशेंट्स को हो सकते हैं। रेडिएशन है जिससे उनको वेट लॉस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जी। तो ओवरऑल पेशेंट का प्रोग्नोसिस जो है थोड़ा कम होता है, और मतलब पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती है। तो जितना हम जल्दी जल्दी पहचानेंगे, जितना अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, उतना ट्रीटमेंट भी अच्छा है और पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। तो जब तक कैंसर जो है स्टेज 1 है, स्टेज 1 ए बी या सी है, तब तक हम लोग पेशेंट का मतलब अच्छी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिव बेसिस पे ही पेशेंट का कैंसर क्लियर हो सकता है। बट अगर एक बार पेशेंट का स्टेज 2, 3 या 4 चला गया तो उसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस कम हो जाएगा। तो इसलिए जितना अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे, जितना अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, उतना पेशेंट के लिए बेहतर है। जी जी मैम, सही कह रहे हैं। तो मैम इसका प्रिवेंशन कैसे करें सर्वाइकल कैंसर का? देखिए, सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में, और ये कैंसर इतना अच्छा है कि इसके प्रिवेंटिव जो वैक्सीन है हमारे इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा। तो उसका पेशेंट और आम जो जनता है उनमें उतना अवेयरनेस नहीं है। बट ये कैंसर ऐसा है जो इजीली प्रिवेंटेबल है, और वैक्सीन इजीली इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा। जैसे वैक्सीन के कुछ टाइप्स होते हैं जो इंडिया में है, जैसे सर्वारिक्स है, एक गार्डेसिल है, गार्डेसिल उसमें एक गार्डेसिल 9 है। मोस्ट कॉमन जो वायरस है एचपीवी वैक्सीन, उसके अगेंस्ट है, जो ये उनके टाइप्स है, सर्वारिक्स हो गया, गार्डेसिल हो गया, गार्डेसिल 9। एचपीवी 16 है, 18 है, ये जो मोस्ट कॉमनली वायरसेस है जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब ये भी एक बात है कि ये वैक्सीन किसको देना है, कब देना है, ये उतना अवेयरनेस नहीं है। तो मतलब किस उम्र में आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, किस उम्र में, अच्छा किस अच्छा। उम्र अच्छा। में देना चाहिए। आइडियली तो ये जो वैक्सीन है सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए 9 से 10 ईयर्स के बीच में। जो 9 to 14 ईयर्स के जो स्कूल गोइंग है, गर्ल्स हो गए या बॉयज हो गए, उनमें देना चाहिए ये वैक्सीन, बिकॉज जब जब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उसके पहले इसका एफिकेसी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, तो ये सबसे पहले जो टारगेट ग्रुप बोलना चाहिए हमें, तो ये टारगेट ग्रुप है जो 9 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इनको टारगेट करना चाहिए, तो उनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वैक्सीन। उसके बाद जो 14 से 26 जो एज बोलते हैं, जब थोड़ा प्री सेक्सुअली एक्टिव है, कुछ लोग रहते हैं, कुछ नहीं होते हैं सेक्सुअली एक्टिव, उनमें भी वैक्सीन इफेक्टिव होता है।
तो उनमें भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। हम्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव हो गए उसके बाद वैक्सीन का एफिकेसी कितना है। डेफिनेटली वैक्सीन का एफिकेसी है, 100% तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एफिकेसी है, एक 40 to 50% आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार मतलब पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव हो गया इसका मतलब एफिकेसी नहीं रहेगी। जो अच्छा। 16-18 है उन्हें पहले कभी नहीं हुआ होगा, सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद हो गया और उसी समय उन्होंने वैक्सीन ले लिया, तो उनके लिए उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैम, ये वैक्सीनेशन के डोजेज एज ग्रुप वाइज प्लीज गाइड करें। जैसे मैंने आपको बताया था, टारगेट एज ग्रुप जो जी होता जी है जी। 9 to 14 स्कूल एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स को ही देना है या गर्ल्स में ही सर्वाइकल कैंसर होता है। जो ये मैंने आपको बताया था, जो एचपीवी वैक्सीन होता है, एचपीवी वायरस जो होता है 16 और 18, हम्म। उसके अलावा भी कुछ वायरस होते हैं एचपीवी के, जैसे 16 हो गया और 11 हो गया या 33 है, 45 है। ये मेल्स में भी एनल पेनाइल कैंसर है, ये ओरल ये पेनाइल कैंसर है, ये मेल्स में भी कॉज करते हैं। तो ये वैक्सीन सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कियों के अलावा बॉयज में भी देना होता है। अच्छा। और इनका जो डोजिंग होता है, जैसे हम्म। 0 डोज हो गया, यानी जो फर्स्ट डोज है वो देना होता है, उसके बाद आप 6 to 12 मंथ्स में सेकेंड डोज दे सकते हैं। ये एज ग्रुप के लिए 2 डोज ही काफ़ी होते हैं, बिकॉज ये एज में जनरली बच्चे सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं। जी जी जी। हाँ। सही कह रहे हैं। उसके बाद जो एज ग्रुप होता है सेकेंड है 14 से 26, जो एज ग्रुप होता है, इसमें हो सकता है कुछ लोग सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो उनमें हमें 3 डोज देना पड़ता है। जैसे जो 0 डोज हो गया यानी फर्स्ट डोज हो गया, उसके बाद जो सेकंड है वो 1 या 2 महीने के बाद दे सकते हैं, उसके बाद जो थर्ड डोज है वो 6 मंथ्स के बाद देना है। अच्छा। हाँ। तो और जीरो, फिर उसके बाद 1 या 2 महीने में देना एक है, या 2 महीने में, फिर सिक्स उसके बाद मंथ्स बाद। 6 मंथ्स में जो पहला अच्छा। डोज है उसके बाद से 6 मंथ्स बाद देना है। ओके तो ओके। ये 14 से 26 का हो गया। उसके बाद जो 26 के बाद जो एज ग्रुप है, जब जी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, जी जी। उसके बाद भी वैक्सीन दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। एफिकेसी कम हो जाता है, 40 to 55% रहता है, हम्म। लेकिन डेफिनेटली दे सकते हैं। बिकॉज ऐसा वैक्सीन का इन्फेक्शन, ये एचपीवी वायरस जो है उसका इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, तो वैक्सीन कहीं ना कहीं उनमें इफेक्टिव रहती है। इट अच्छा। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, बट डेफिनेटली वो लोग ले सकते हैं। और ये जी जो वैक्सीन है जो मैंने आपको बताया, सर्वैरिक्स हो गया, गार्डेसिल हो गया जी। या गार्डेसिल 9 हो गया। गार्डेसिल 9 जो है ये सारे वायरसेस को कवर करता है, 6, 11, 16, 18, 33, 45, ये ऑलमोस्ट 9 वायरसेस जो है उनमें कवर करता है। अच्छा, तो पूरा कवरेज हाँ। मिलेगा जी। गार्डेसिल 9 जो है वो आपको पूरा कवरेज देगा, और वो ही आप अगर बॉयज में भी और गर्ल्स में दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। वो हम्म। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, उसके अलावा जो दूसरे भी कैंसर है उनके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है। बस एक यही चीज है, वो थोड़ा कॉस्टली है और इजीली अवेलेबल नहीं है, जी। गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल नहीं है। तो पेशेंट और जो जो लेना चाहते हैं उन्हें एक तो प्राइवेट सेटअप में लेना होगा, या जी। उन्हें थोड़ा कॉस्ट उसके लिए ज्यादा लग सकता है। अच्छा। उसके अलावा जो सर्वैरिक्स और गार्डेसिल है, जो 16-18 के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, जो कॉमन वायरसेस है, जी वो जी गवर्नमेंट सप्लाई में भी अवेलेबल है आजकल। जो फ्री ऑफ सप्लाई भी बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं गवर्नमेंट में, जी। या प्राइवेट में भी अवेलेबल होता है। बस उनका यही बात है कि वो कम वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और हम्म। गार्डेसिल 9 जो है वो सारे वायरसेस काफी कवर सारी करते हैं। चीजों को कवर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आप अगर गर्ल्स और बॉयज में देना चाहोगे तो गार्डेसिल 9 विल बी मोस्ट प्रेफरेबल, और वो ही देंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी तो इजीली अवेलेबल है, और इजीली ये वैक्सीन लेने की वजह से इजीली प्रिवेंटेबल भी है। जी। अभी जो जनरेशन जनरेशन जी जो है, जो बोलते हैं जेन जी, जेन और जी। जी यस जी यस जी यस, जी इनका ऐसा है कि पहले तो लोगों का ऐसा रहता था, पहले के जमाने के लोग जो रहते थे, शादी होगी, शादी के बाद ही सेक्सुअली एक्टिव होंगी। जी। अभी तो ऐसा नहीं रहा है, ये जो है जनरेशन की वजह से लोग बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। फिर उनके, जैसे मैंने बताया था आपको, कॉजेज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं या उनके पार्टनर्स के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। जी। तो इन वजह से सर्वाइकल कैंसर का जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ गया है। तो इसका ये जनरेशन जो बोलते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है कि इतने यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना है, सबसे पहली बात, जी। कि जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अननेसेसरी एक्सपोजर के वजह से रिस्क भी बढ़ती है, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है तो आपको प्रिकॉशंस लेना है। जो बोलते हैं कॉन्डम है या बैरियर मेथड्स जो बोलते हैं, ये 100% तो प्रिवेंटिव नहीं करते हैं सर्वाइकल कैंसर के, बट फिर 90% तो भी ये प्रोटेक्ट करते हैं।
रादर देन HPV वायरसेस भी, दूसरे भी वायरसेस या STDs जो कॉमन हो गए हैं जी उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ों का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जी। तो मतलब प्रिवेंशन तो है ही, बिल्कुल साथ में उनको भी कॉशियस लेना है। जो हम जेनजीज की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि अगर हम प्रिवेंशन ना करेंगे तो हमें ऑब्वियसली जो वैक्सीनेशन लेंगे उससे हेल्प मिलेगी। हाँ। अभी जी बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन भी है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ओल्ड एज वाला है, जो बोलते हैं आफ्टर 40s 45 50s में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो अच्छा प्रिवेलेंस है हमने बहुत यंग यंग लोगों में देखा है, अराउंड 25 30। और इसका मेन रीजन जैसे मैंने अभी बताया, जी अर्ली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि हम तो यंग है हमें कैंसर नहीं होगा, ये उनका गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यंग एज में भी स्टार्ट हो गया बिकॉज एक्सपोजर जल्दी हो रहा है। जी जी तो यंग एज में भी उतना ही प्रिकॉशन, उतना ही स्क्रीनिंग करना जरूरी है आफ्टर रादर देन 40s के जो है, 40 45 जो बोलते हैं। ऐसा नहीं है, यंग एज को भी उतना ही स्क्रीनिंग करना है और खुद का ध्यान रखना है। मतलब अब एज फैक्टर वो फैक्टर नहीं नहीं है, रहा बिल्कुल कि किसी तरह का सर्वाइकल कैंसर हो, तो बिल्कुल। देयर इज ऑल एज यू माइट गेट अप एंड अप डूइंग यस इट। बिल्कुल पहला सवाल कि वैक्सीनेशन से किस तरह की इनफर्टिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा वैक्सीन जो है उसके वजह से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है। हम्म, वैक्सीन जो स्पेशली है वो वायरस के अगेंस्ट है, जो मैंने आपको कॉमन वायरस बताए थे जी पहले भी। जी तो उनका इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो ओके। वैक्सीन और इनफर्टिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। सो मैम वैक्सीनेशन अगर किसी ने लिया है तो उसके बाद भी स्क्रीनिंग जरूरी है या फिर नॉट नीडेड? बिल्कुल वैक्सीनेशन होने के बाद भी स्क्रीनिंग जरूरी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आप कौन से टाइप का वैक्सीन लेते हैं वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे अच्छा अगर आप सर्वैरिक्स ले रहे हो तो वो सिर्फ 16 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप गार्डेसिल 9 लेते हो तो वो, जो मैंने आपको बहुत सारे वायरसेस बताए थे, 8 9 वायरसेस, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप मान चलिए आपने सिर्फ सर्वैरिक्स लिया हो और हम्म आपको कोई और वायरस से इन्फेक्शन हुआ है या जिसकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है, जी तो स्क्रीनिंग तो बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने एक बार वैक्सीन ले लिया तो आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गए। आपका जो कैंसर होने का रिस्क है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन आपको स्क्रीनिंग तो करनी है। जैसे मैंने बताया था, हर 3 साल में पेप्समीयर का स्क्रीनिंग करना ही है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन लिया है फिर भी हम 3 3 साल में या 5 साल में बेस्ड ऑन द वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग बिल्कुल करते रहें, बिल्कुल जिससे कि हमें पता रहे कि हमें वो अभी भी इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल। जी वैक्सीनेशन आपका रिस्क कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं 100% कि आपको कैंसर होगा ही नहीं। तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीनिंग तो करना ही है, बिल्कुल करना है। जी मैम, वैक्सीनेशन के कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं किसी को? देखिए ये रूटीन सा वैक्सीन है। इसमें जैसे कोई भी हम आमतौर पे वैक्सीन लेते हैं, जी जैसे माइनर जहाँ पे लोकल हम आयरन देते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस हो सकता है या पेन हो सकता है। उसके अलावा तो एज सच कोई वैक्सीन के मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है कि अच्छा जिसके लिए हमें चिंता करने का जरूरत है। एक छोटे मोटे रिएक्शंस वगैरह हो सकता है जो ओपीडी लेवल पे ही मैनेज हो सकते हैं। अच्छा मैम, प्रेगनेंसी में पैप्समियर, एचपीवी वैक्सीन, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज गाइड करें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम्म आपको वैक्सीन तो नहीं लेना है। अच्छा जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो उस दौरान आप वैक्सीन नहीं ले सकते हो, और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप वैक्सीन बिल्कुल नहीं ले सकते हो। आप डिलीवरी हो जाए उसके 6 महीने बाद आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और जहाँ बात रही स्क्रीनिंग की, पैप्समियर जो स्क्रीनिंग है वो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकते हैं। अच्छा अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या आपका गायनेकोलॉजिस्ट सस्पेक्ट कर रहा है कि कुछ कैंसर जैसा हो सकता है, तो आप पैप्समियर निश्चित होकर एक प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। जी मैम, तो अगर किसी ने वैक्सीनेशन लिया है तो उसको कितने समय बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? 3 महीने का कम से कम अंतर गैप रहना होना चाहिए। चाहिए? बिल्कुल। जी वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड है, तो वो दौरान हम प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं ले सकते हैं और वो समय हम प्लान भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर अनएक्सपेक्टेडली आपने वैक्सीन ले लिया और 1 महीने में प्रेगनेंसी रह गई, हम्म तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। हम लोग स्कैन करके देखते हैं सब कुछ ठीक रहता है तो वी कैन कंटिन्यू प्रेगनेंसी। वरना पेशेंट का अगर रहता है कि हमें कोई प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे हैं। किसी बच्चे को कोई तकलीफ हाँ ना हो अगर कोई लेना हाँ चाहे। जी हाँ, तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं, बट ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है या कहीं बताया नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया और गलती से प्रेगनेंसी रह गई तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं प्रेगनेंसी, तो वो समय आपको बिल्कुल वैक्सीन नहीं लेना, अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
आज आपने जो हमारे सारे व्यूअर्स को ये एक सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग या फिर हमें प्रिवेंशन कैसे लेने हैं और खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रहना है उसके बारे में गाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मैम। मच, थैंक यू काजल। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो आपको मेडिकली फिट और हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।